Assalamu alaikum first year. Today we are going to discuss our next topic, that is the colligative properties of solutions containing non-electrolyte solutes. अच्छा, सबसे पहले तो हम आते हैं कि colligative properties होती क्या हैं. There are certain properties जो कि depend करती हैं uh, on the number of a substance rather than on the nature of the substance. ठीक है. अब चूंकि हम सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि सोल्यूशन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं कि उसमें सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं, और इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती कि सॉल्यूट का नेचर क्या है, उसमें बाइंडिंग फोर्सेस किस तरह की होंगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट इस पर डिपेंड करेगा कि उसकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है. ठीक है. So such properties are known as the colligative properties, जैसे vapor pressure lowering, boiling point elevation, freezing point depression and osmotic pressure. ये सब solutions की वो properties हैं कि ऐसे solutions जिसमें non volatile, non electrolyte solute डला हो तो उनमें ये जो changes आती हैं वेपर प्रेशर में या फ्रीजिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में या ऑस्मोटिक प्रेशर में, तो वो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो सोल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, उसकी टाइप पर, उसकी नेचर पर डिपेंडेंट नहीं है. अब जैसे हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम पढ़ चुके हैं, उसके मैथमेटिकल जो प्रेजेंटेशन है वो तो अभी हम देखेंगे, लेकिन हम अपने लास्ट टॉपिक में ये चीज़ देख चुके हैं कि जब हमारे पास एक सोल्यूशन होता है तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिक्रीज हो जाता है. आपने राउल्ट्स लॉ में ये चीज़ पढ़ी, आपने उसमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और फिर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा. तो उसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि जो वेपर प्रेशर है दैट इज़ द सरफेस फिनोमेना. जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे वेपराइजेस एंड दे क्रिएट वेपर प्रेशर. So when you are having a solute which is non-volatile and that is present in the solvent, मतलब solution है अब आपके पास, तो वो जो non-volatile solute है उसके particles obviously surface के ऊपर भी present है. तो surface contains not only the solvent molecules but also the solute molecules. As a result of it, the number of solvent molecules जिन्होंने evaporate होना है वो कम हो गए हैं सरफेस पे. रिजल्ट ये निकलेगा कि ओवरऑल जो वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा. सो हियर वी विल सी कि हम मैथमेटिकली क्या चीज़ इससे हासिल कर सकते हैं. हमने राउल्ट्स लॉ में ये चीज़ पढ़ी कि हमारे पास डेल्टा पी ओवर पी नॉट टर्म है जो कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, दैट इज इक्वल टू x2. ये आपके पास जो थर्ड फॉर्म थी राउल्ट्स लॉ की उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है. तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास x2 है दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं? सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट के. ठीक है. अब जब हम ये डिनोमिनेटर में n1 प्लस n2 लिख रहे हैं तो जो n2 है उसकी नंबर ऑफ मोल्स n1 से बहुत कम है बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द डाइल्यूट सोल्यूशन. तो डाइल्यूट सोल्यूशन में सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है बहुत कम होती है. अब जब आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करोगे तो n2 की वैल्यू n1 से बहुत कम है. यू कैन write it down as n2 is much less than n1. So you can just neglect this term. तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू n2 ओवर n1. ठीक है. अब n आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मैस ओवर मोलर मैस, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम मैस की बजाय वेट यूज कर रहे हैं तो मैस ओवर मोलर मैस की जगह आप W ओवर M वेट ओवर मोलर मैस सपोज अगर, या आप कह दो कि मैस को आप W से शो कर रहे हो या आप स्मॉल m से शो नहीं कर रहे. For N1 it will be W1
M1 for M2 it will be W2 over M2. तो आपके पास ये इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा P ओवर P नॉट इज इक्वल टू N2 है आपके पास W2 over M2 divided by W1 over M1. ये इक्वेशन आ जाएगी, या फिर आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, यहाँ से आप M2 को कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा P ओवर P नॉट इज इक्वल टू W2 over M2 into W1, और ये जो टर्म है ये ऊपर चली जाएगी M1 की, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब आप इसको रीअरेंज करो, तो इस रीअरेंज करने के बाद आप यहाँ से सल्यूट जो M2 है उसका मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हो। M2 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन इस साइड पर आ जाएगी, तो आपके पास हो जाएगा W2 इंटू M1 इंटू P नॉट, ये इक्वेशन के साइड पे आ जाएगा, और बाकी क्या रह जाएगा W1 delta P. So with this equation you can able to find out the molar mass of a substance of a solute, अगर, और आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके पास कौन सा सोल्यूट है, यानी मोलर मास निकाल लोगे तो आप ये भी आइडिया लगा सकते हो कि आपको कौन सा सोल्यूट जो है वो गिवन है इन सम केसेस। अच्छा, एग्जांपल 10.12 है, when 106 grams 0.3 grams of an organic compound M dissolved in 63.5 grams of benzene. The vapor pressure of benzene is lowered by 98.6 to 86.7 torr. Calculate the molecular mass of M. जो आपके पास M कंपाउंड है, आप उसका मॉलिक्यूलर मास इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे ऑब्वियसली। अब बाकी सब चीज़ें गिवन है, डेल्टा P आप कैलकुलेट कर सकते हो। डेल्टा P कैसे आएगा, आपके पास प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर होता है वो 98.6 है, और वो कम होके 86.7 हो गया, तो डेल्टा P क्या होता है, P माइनस P नॉट, तो वो आप सॉरी P नॉट माइनस P नॉट इज 98.6 माइनस P जो है, जो कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, दैट इज 86.7। इसको माइनस करके डेल्टा P निकाल लो, और बाकी सब वैल्यूज जो हैं वो आपके सामने ऑलरेडी गिवन है, तो आपके पास M2 निकल आएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, जिसके जरिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सोल्यूट, ठीक है। अब हमारे पास जो अगली दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उनमें से एक है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपके पास जो प्योर सब्सटेंस है उसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट होता है प्योर सॉल्वेंट का, जब आप उसमें सोल्यूट डाल देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट रेज हो जाएगा। मतलब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, अगर उसमें नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट आप डालते हैं, सॉल्वेंट के बीच में सोल्यूशन बना देते हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सिंपल सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से बढ़ जाएगा। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अपने घर में भी जिस फिनोमेना को देखते हो, लाइक आप चाय के लिए पानी रखो पॉट में, और जब वो पानी बॉयल होने लग जाए तो आप उसमें चीनी डाल दो थोड़ी सी। जैसे ही आप चीनी डालते हो, आप देखते हो थोड़े से टाइम के लिए वाटर बॉयल करना बंद हो जाता है। इसका मतलब है कि जो जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल कर रहा है, जब आपने उसमें बीच में शुगर डाली है, तो एंड शुगर इज अ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस ना, एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट एज वेल, तो आप देखते हो कि एकदम से बॉइलिंग स्टॉप हो गई, तो इसका, और फिर कुछ देर के बाद बॉयल होना शुरू हुआ, तो क्या होता है कि आप मजीद हीट दे रहे हो, तो कुछ देर के बाद बॉयल हो रहा है। इट मीन्स कि जो उसका सोल्यूशन का वेपर प्रेशर था वो आपके पास वाटर के वेपर प्रेशर से
कम हुआ और उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए उसको ज़्यादा टेम्परेचर की, ज़्यादा हीट की ज़रूरत थी। जब वो हीट उसे मिल गई तो वो फिर बॉयल होना शुरू हो गया। तो इट मीन्स कि जब आपके पास सोल्यूशन बनता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। सो दैट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, आपको क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है? जब आपने पढ़ा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि आपके पास सोल्यूट के पार्टिकल्स चूंकि सरफेस के ऊपर आ जाते हैं तो वेपराइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी बॉइलिंग की डेफिनेशन है वो क्या है कि व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब वेपर प्रेशर लोअर हो गया तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रीच करने के लिए ज़्यादा टाइम लगा, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए हुआ। So the boiling point of the solution will be increased। ठीक है, यहाँ पर इस टॉपिक में आपके पास फ्रीजिंग और बॉइलिंग दोनों की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, वो भी आप जरूर अंडरलाइन कर लें। बॉइलिंग का आपको मालूम ही, आप पढ़ चुके हैं, लिक्विड बॉइल्स एट टेम्परेचर where its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure, आपने 9th में भी पढ़ा। और फ्रीजिंग की डेफिनेशन क्या है? ऑन द अदर हैंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड फेजेस ऑफ अ सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है जहाँ पर आपके पास सॉलिड और लिक्विड दोनों को एग्जिस्ट करने लग जाते हैं जिस टेम्परेचर पे, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर और आइस दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं तो दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई कि आपके पास बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और अच्छा, ये मैंने डिस्कस नहीं किया कि फ्रीजिंग पॉइंट के साथ क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट तो सोल्यूशन का इंक्रीज हो जाता है देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, इसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट फर्स्ट डिक्रीज हो जाता है देन द नॉर्मल टेम्परेचर। यानी आपके पास एक सब्सटेंस जो है वो जिस टेम्परेचर पर नॉर्मली फ्रीज हो रहा है, जब वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसका बॉइलिंग सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा नॉर्मल से। अभी जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ वो मैं इस चीज़ को बिल्कुल एक्यूरेट एग्जांपल तो नहीं समझती, क्योंकि यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट की कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जहाँ पे बर्फ पड़ती है बहुत ठंडे इलाकों में, वहाँ पर सोडियम क्लोराइड स्प्रिंकल किया जाता है बर्फ के ऊपर, तो वो पिघल जाती है बर्फ। तो उसका रीज़न क्या होता है? जब आप सोडियम क्लोराइड स्प्रिंकल करते हैं तो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, वो 0 से नीचे चला जाता है। सो जो आइस है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनी थी वो लिक्विफाई हो जाती है, वो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। सो दिस इज व्हाट हैपन्स जब आपके पास वेपर प्रेशर लो होता है सोल्यूशन का सॉल्वेंट के मुकाबले में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है सोल्यूशन का, और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है देन द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, आप फ्रीजिंग में आप एक और चीज़ भी ये देख लो कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आप उसको ये भी कह सकते हो कि इट इज दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द सोल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्वेंट आर द सेम। यानी जब आपके पास सॉलिड जो है वो और जो सोल्यूशन है दोनों का वेपर प्रेशर जब सेम होता है तो तब एक चीज़ फ्रीज होती है। तो जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उसके मुकाबले में सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया है, इसलिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो भी नॉर्मल से डिक्रीज हो जाता है। फिर है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। इस चीज़ को और कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को वो करने के लिए यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके पास इस तरह से टेम्परेचर एलिवेशन होता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता है फॉर द सोल्यूशन। ठीक है,
अब एक इसकी जो पहली लाइन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप अंडरलाइन करो. Experiments have shown that when 1 mole of a non-electrolyte and non-volatile solute is dissolved in 1 kg of water, boiling point is raised 0.52 degree centigrade. आपके पास 1 किलोग्राम बॉइलिंग वाटर है और अगर आप उसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा 1 मोल के लिए. अगर आप 1 मोल डाल रहे हैं सोल्यूट का 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड तक. इसका मतलब है कि नॉर्मल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और आप उसमें 1 kg वाटर बॉयल हो रहा है और उसमें आप 1 मोल डालते हो किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 के बजाय 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा. और आप देखोगे कि ये बॉइलिंग पॉइंट जो है जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट्स होंगे सबके लिए इतना ही इंक्रीज होगा वाटर का. और इसी तरह से हर सॉल्वेंट की अपनी अपनी ये वैल्यू होती है और यही वजह है कि हम ये देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा सोल्यूट यूज़ कर रहे हैं. ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप सोल्यूट की क्या क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन बन रहा है क्योंकि आप 1 मोल सोल्यूट डाल रहे हो 1000 किलोग्राम ऑफ वाटर में, तो यू आर हैविंग 1 मोलर सोल्यूशन. तो आप किसी भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को यूज करके उसका 1 मोलर सोल्यूशन वाटर के साथ बनाओगे तो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में जो रेज होगा वो 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि आप कौन सा सोल्यूट यूज कर रहे हो. अच्छा, अब इस चीज को बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को समझने के लिए आपके पास फिगर 10.6 है जो कि एक ग्राफ है. The graph is between the वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर. यहाँ आपके पास वेपर प्रेशर है इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे टेम्परेचर है जो कि इस साइड पर इंक्रीज हो रहा है. सपोज यहाँ पर आपके पास वेपर प्रेशर है जो कि इक्वल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या एक्सटर्नल प्रेशर के, आप उसे पी नॉट कहते हैं, ठीक है. और वो आप उसको यूँ शो कर दो डैश लाइन के साथ. और सपोज आपके पास एक कर्व है ए बी और दूसरी कर्व है सी डी. अब ये कर्व जो है ये आपके पास प्योर सॉल्वेंट की कर्व है, उसका वेपर प्रेशर है जो कि शो हो रहा है ए बी के साथ, आप देख रहे हो कि. और ये जो सी डी है ये सोल्यूशन के लिए कर्व बनी हुई है. दिस इज फॉर प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज फॉर सोल्यूशन, ठीक है. आप देख रहे हो कि ये कर्व लाजमी हर पॉइंट पर इससे नीचे है. उसका रीजन ये है कि वेपर प्रेशर ऑफ solution is always lower than the solvent at every pressure at every temperature. हर टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू इससे कम ही होगी, इसलिए ये कर्व नीचे ही बनेगी, ठीक है. अब ये वो जगह है जहां पर आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आप इस जगह को नोट करो कि नीचे टेम्परेचर क्या है. इस टेम्परेचर पर जो प्योर सॉल्वेंट है वो उसकी बॉइलिंग होगी, ठीक है. अब सी डी की कर्व को देखो और आप देखो कि इस जगह पर वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसको भी आप नीचे की तरफ बढ़ाओ. सपोज दिस इज T1 एंड दिस इज T2. तो आपको ये बात साफ नजर आ रही है कि जो आपके पास प्योर सॉल्वेंट था वो T1 टेम्परेचर पे बॉयल हुआ जो कि यहाँ पर T2 से पीछे है. मींस इट इज लेसर देन दिस टेम्परेचर और ये जो T2 है दिस इज ग्रेटर देन T1. सो इतना टेम्परेचर जो आपने देख रहे हो यहाँ पर, इतने टेम्परेचर का डिफरेंस है बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड दैट ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है. और दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है.
अब इस टेम्परेचर को जो ये इंक्रीज हुआ है, दैट इज नोन एज डेल्टा टीबी, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, एंड इट इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है, और फिर ये देखा गया कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, जो बात मैं अभी आपके सामने कर चुकी हूँ कि इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन आपको बताती है कि आपके पास नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं सोल्यूशन के। तो ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ है डेल्टा टीपी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। और अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाओ तो आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है Kb, एंड दिस इज आल्सो नोन एज एब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट। अच्छा, फॉर वन मोलर सॉल्यूशन आपके पास अगर M1 होगा तो ये दोनों वैल्यूज ऑब्वियसली आपस में इक्वल हो जाएंगे। So, the elevation of boiling point when 1 mole of non-volatile non-electrolyte solute is dissolved in 1 kg of solvent is called molar boiling point elevation constant। Kb की definition आ जाएगी जब आपके पास M1 हो जाएगा तो delta Tb will be equal to Kb हो जाएगा। ठीक है, the value of Kb depends only on the nature of the solvent as independent of the nature of the solute यूज। Kb की वैल्यू सिर्फ सॉल्वेंट की नेचर पर डिपेंड करती है। इट मीन्स कि देखो वाटर के लिए Kb की वैल्यू डिफरेंट होगी, बेंजीन के लिए डिफरेंट होगी, गैसोलीन के लिए डिफरेंट होगी, मतलब डिफरेंट लिक्विड्स के लिए डिफरेंट होगी, लेकिन इस पर डिपेंडिंग करता कि आपके पास नेचर ऑफ सोल्यूट क्या है। The nature of solute doesn't affect boiling point of elevation as long as the solute doesn't ionize। फिर मोलैलिटी को की डेफिनेशन के मुताबिक अगर आपके पास मोलैलिटी इक्वल है W2 ओवर M2 इंटू W1 इंटू 1000, ये चीज़ समझने के लिए आप कॉन्सेंट्रेशन यूनिट में मोलैलिटी देख लो तो आपको ये समझ आ जाएगी कि मोलैलिटी की डेफिनेशन पे आपने और उसकी जो इक्वेशन निकाली थी वो क्या है। ठीक है, W2 इज द mass of the solute in grams, M2 is the molar mass of the solute, W1 is the mass of the solvent, और 1000 क्योंकि आप मोलैलिटी जो है वो आप 1 kg ऑफ सॉल्वेंट लेते हो। ठीक है, 1 kg को अगर क्योंकि ये बाकी वैल्यूज ग्राम्स में दी हुई हैं तो इसलिए आप यहाँ पर 1000 से, जैसे आप मोलैरिटी में कन्वर्जन करते हैं ना 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके जब आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में सोल्यूशन होता है, तो यहाँ पर आप इसलिए से 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। फिर है सब्सटीट्यूटिंग। अब इसमें ये जो इक्वेशन है दिस वन, इसमें ये वैल्यू डाल दो तो आपके पास हो जाएगा डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb W2 1000 डिवाइडेड बाय M2 W1। तो यहाँ से आप M2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, मोलर मैस ऑफ द सोल्यूट निकाल सकते हो। तो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी Kb W2 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा Tb एंड W1। ठीक है, फिर है सेल्फ चेक एक्सरसाइज। Glycerol is a syrupy, sweet-tasting liquid used in cosmetics and candy. It is a non-volatile and non-electrolyte compound. What is the freezing point of an aqueous solution that is 0.25 molar glycerol? आपको फ्रीजिंग पॉइंट क्यों निकालना है? फ्रीजिंग पॉइंट तो अभी हमने किया ही नहीं, बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। इसमें आप बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करोगे आई थिंक।
बॉइलिंग पॉइंट आप इसका कैलकुलेट करो, ठीक है। फिर आपके पास है मेजरमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, लैंड्स बर्जर्स मेथड इसको कहते हैं, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है फिगर 10.7 देख लो, जिसमें लैंड बर्जर्स ऑपरेटस बना हुआ है फॉर द मेजरमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इस ऑपरेटस में क्या क्या चीजें मौजूद हैं? एक तो फ्लास्क है आपके पास, जिसमें आपका प्योर सॉल्वेंट होगा, और इस फ्लास्क में से एक जो है इसमें ट्यूब है जिसके बीच में ये जा रहा है, और इस ट्यूब के अंदर एक इनर ट्यूब है जिसका डायमीटर कम है आउटर ट्यूब से। ये है, और इसमें एक अदर थर्मामीटर है, और एक अदर ट्यूब है जो कि यहाँ से आके जरा इस तरह की है, इसके बीच में छोटे छोटे पोर्स हैं, और ये ट्यूब आ कहाँ से रही है, ये यहाँ से आ रही है। अब बात यह है कि ड्राइंग मेरी तो इसी तरह की रफ सी हो रही है, यहाँ पर आप लोगों के बुक में ड्राइंग इसकी सही जो बनी हुई है वो आपके सामने है, और आप लोग वहां से, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि इसके बगैर मैं आपको समझा नहीं सकूंगी कि इसका प्रोसीजर क्या है, तो आप इसे एक रफ सी वो समझ लो। अब इसमें बेसिक प्रोसीजर क्या है वो आप देख लो, कि यहाँ पर है आपके पास जो भी लिक्विड आप ले रहे हो, ठीक है। इस ये इनर ट्यूब है जिसके बीच में आप लेते हो जो भी सॉल्वेंट है जिसका आप बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हो। और ये जो थर्मामीटर है, इस थर्मामीटर के साथ, जिसको बैकमैन थर्मामीटर कहते हैं, आप बहुत कम क्वांटिटी का टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हो। यहाँ से आपके पास एक कंडेंसर तक ये जाता है। अच्छा, अब इसका तरीका कार क्या है? सबसे पहले आप सॉल्वेंट का एग्जैक्ट टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हो। यहाँ पर आपका सॉल्वेंट है, और यहाँ पर आपने सॉल्वेंट की कुछ क्वांटिटी, जैसे 100 सेंटीमीटर क्यूब तक आप एक सॉल्वेंट जो भी जिसमें भी आप एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना चाहोगे वो लोगे, और यहाँ पर भी आपने वही सॉल्वेंट रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपने सॉल्वेंट लिया हुआ है एग्जैक्ट 100 सेंटीमीटर क्यूब, जब आप यहाँ से इसको हीट करोगे, ये बॉयल होगा, इसके वेपर्स यहाँ से मूव करेंगे, और इस रोज हेड के जरिए वो यहाँ तक पहुंचेंगे, तो ये जो लिक्विड आपने इसमें लिया हुआ है सॉल्वेंट, वो भी बॉयल होना शुरू हो जाएगा इसकी हीट के साथ, जो स्टीम्स वेपर्स आ रहे हैं उसके साथ। आप वो टेम्परेचर नोट कर लो, उसके बाद आप इस सारे प्रोसीजर को स्टॉप करो, और आप इसमें से जो भी सल्यूट आपने यूज़ करना है उसकी कुछ क्वांटिटी, जो कि नॉन क्वांटिटी होती है वेग करके ग्राम्स में, वो आप इसमें डाल देते हो, और फिर यही प्रोसीजर करते हो। अब जब आप ये करते हो, इसको हीट करते हो, यहाँ से वेपर्स यहाँ तक आते हैं, तो अब जो सोल्यूशन यहाँ बन गया है वो जिस टेम्परेचर के ऊपर बॉयल होगा वो आप थर्मामीटर से नोट कर लोगे, और फिर आप दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे। डेल्टा टी भी जो है वो आपके पास आ जाएगा इस प्रोसीजर के जरिए, ठीक है।
So this is the Lenz-Berger operators for the measurement of elevation in boiling point. फिर आपके पास एक नहीं क्वेश्चन नहीं है, आपको उन्होंने एग्जांपल दी हुई है बेंजीन की, और बेंजीन के बीच में आपने कोलेस्ट्रोल डालकर उसका सोल्यूशन बनाया है। और जब आप यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट कर लोगे सोल्यूशन का, तो उसके बाद आप इस सारे ऑपरेटर्स को सेपरेट करोगे, और जो आपके पास ये इनर ट्यूब है, आप इस इनर ट्यूब का मैस फाइंड आउट कर लोगे कि यानी इसके अंदर जो सोल्यूट आपने डाला है सॉल्वेंट के साथ कितना उसका मैस है, आप उसकी वॉल्यूम जो नया वॉल्यूम बना है वो कैलकुलेट कर लोगे, और डेंसिटी आप इस तरह से निकाल लोगे। और डेंसिटी और वॉल्यूम के साथ अब मैथ्स ऑफ सोल्यूशन आपके पास निकल आएगा। आपके पास जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू mass per unit volume। तो डेंसिटी आप कैलकुलेट करोगे इसकी, तो आप फिर मैस ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हो D इंटू V के साथ। ठीक है, फिर है मैस ऑफ सोल्यूट, यानी जो आपने कोलेस्ट्रोल यूज किया हुआ इस पूरे प्रोसेस में, जो आपने पहली इक्वेशन यूज की थी वो इक्वेशन आप यूज करके मैस ऑफ सोल्यूट निकाल लोगे। जबकि मैस ऑफ सोल्यूशन जो मैंने आपको कहा वो आप इस फॉर्मूले से निकालते हो। और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, के बी फॉर बेंजीन लिटरेचर में गिवन होती है, आपकी बुक में भी वो लिखी हुई है 5.12, वो मतलब एक नॉन कांस्टेंट है। हाँ, जो आपने इस पूरे ऑपरेटर से फाइंड आउट किया है दैट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जो आपके पास ओरिजिनल बेंजीन है प्योर, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो आपने कोलेस्ट्रोल की क्वांटिटी डाली उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट हो गया 6.07। तो दोनों का डिफरेंस निकालें, तो वो डिफरेंस आपके पास आ जाएगा दैट इज 0.57 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर आप इक्वेशन यूज करके जो आपने अभी पिछले उसमें निकाली है, आप इसको M2 को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, फिर है सेल्फ चेक एक्सरसाइज 10.7, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन containing 12.5 gram of benzoic acid, C7H6O2 in 110 gram of benzene. Boiling point and Kb of benzene are दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। बॉइलिंग पॉइंट आपने यहाँ पर भी फाइंड आउट करना है सोल्यूशन का, और आपको बाकी सारी जो वैल्यूज़ हैं वो गिवन हैं। और ये जो फॉर्मूला आपने भी यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैस भी गिवन है 110 ग्राम्स दे दिया हुआ है, तो आपको मैस तो कैलकुलेट करना नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर जो डेल्टा टी भी है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फिर है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये दोनों जो सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस हैं, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं आपको फिर ये व्हाट्सएप पर सॉल्व करवा दूँगी अगर आपसे नहीं होती। और बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। हमारे पास 2 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं, वो भी हम उसमें कवर कर लेंगे। उसके बाद का जो टॉपिक है कोलाइड्स का, वो अब आपके रिड्यूस सिलेबस की वजह से अब नहीं करना हम लोगों ने। सो इंशाल्लाह द नेक्स्ट लेक्चर विल बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अल्लाह हाफिज़।